एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो इंपॉर्टेंट एरिथमिक ड्रग्स में से जो मेरे ध्यान में सबसे पहली ड्रग है वो थी क्विनिडीन। तो क्विनिडीन का इसकी हम सारी फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, एडवर्स इफेक्ट्स, इट्सी, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे तमाम एंटी एरिथमिक ड्रग्स का। तो क्विनिडीन इसका मैकेनिज्म ये है कि सोडियम चैनल, एक तो मतलब सोडियम चैनल ब्लॉकेज करते हैं। किस तरह करते हैं कि क्लास 1 या एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो हैं ये इस अपना इफेक्ट जो है ये सोडियम चैनल को मतलब कि उनकी जब डीपोलराइजेशन हो रही होती है, तो उस दौरान ये अपना इफेक्ट शो करते हैं। उस दौरान अपना मतलब कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करके अपना इफेक्ट शो करते हैं। और इसके अलावा ये सोडियम इन्फ्लक्स को भी रोकते हैं। तो जब सोडियम इन्फ्लक्स रुकता है तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन में कमी आती है, मतलब रिपोलराइजेशन के दौरान। जैसे मतलब कि एक डिपोलराइजेशन हुई, फिर जब रिपोलराइजेशन हुई और रिपोलराइजेशन के दौरान आपको पता है कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन को ये डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से मतलब कि हमारे आप कह रहे हैं कि ये क्योंकि कार्डियक रिदमास में इस्तेमाल होती हैं, तो इस तरह ये एरिथमिया को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, क्योंकि इससे हार्ट रेट कम होता है। तो इसके फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में इसकी अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन आती है। तो क्विनोडीन जो है, क्विनोडीन को ओरली भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मतलब ज़्यादातर इसको ओरली इस्तेमाल किया जाता है। फिर मतलब क्यों, इसकी वजह यह है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ये इस्तेमाल होती है लीवर में। अपने हमारा जो लीवर है उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में अपना रोल अदा करती हैं। तो इससे क्या होता है कि इसकी मतलब कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो वेरिएबल है, किसी जगह ज़्यादा होती है, किसी जगह कम होती है। तो इसके अलावा बायो अवेलेबिलिटी हम कहते हैं कि हमारे जो ड्रग मतलब किसी ड्रग का हमारी बॉडी में जाके जितना हिस्सा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हमें कोई फ़ायदा पहुंचता है, उसको कहते हैं जी बायो अवेलेबिलिटी। तो इसके अलावा इसकी मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन देखें तो इसमें ये आता है कि ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म करती हैं। ये एक नीचे लिखा है जी CYP3A4 एंड इज एक्सक्रीटेड। मतलब जब ये इनकी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है तो ये एक एंजाइम का नाम है। CYP3A4 एक एंजाइम का नाम है। इस एंजाइम की वजह से इनकी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है और ये यूरिन में से एक्सक्रीट हो जाती हैं। उसके बाद आता है जी फार्माकोडायनेमिक्स। तो अगर हम फार्माकोडायनेमिक्स को देखें तो फार्माकोडायनेमिक्स अपना एक्शन पोटेंशियल मतलब कि हमारे जो दिल की एक्शन पोटेंशियल है उसके ऊपर अपना असर शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्विनीन है जो ये एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को बढ़ा देती हैं। मतलब कि एक्शन पोटेंशियल जो हमारा नॉर्मली हो रहा है उसका ये ड्यूरेशन बढ़ा देती हैं। उसकी अगर वो मतलब कि हमारा 1 सेकंड में हो रहा था तो उसको 1.5 सेकंड कर देंगी या 1.7 सेकंड्स कर देंगी, इस तरह हो जाता है। तो उससे क्या इसके बाद क्या होता है कि ये हमारे एट्रियल टिश्यूज़ पर अपना वर्क करती हैं, मतलब कि एट्रिया वेंट्रिकल, ये सब कुछ आपको पता होगा। इसके अलावा ये एंटी मस्कुलिनिक प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं और इसी की वजह से ये इंक्रीजिंग हार्ट रेट, हमारे हार्ट रेट को भी ज़्यादा करती हैं। ठीक है, इट आल्सो एग्जिबिट एंटी मस्कुलिनिक प्रॉपर्टीज और हमारे हार्ट रेट को भी ज़्यादा करती हैं। इसके बाद इसकी इंडिकेशन है कि मतलब ये किस जगह पर किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसकी इंडिकेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है जी एट्रियल एरिथमियाज। मतलब ये एट्रियल एरिथमियाज में यूज़ होता है, ये एट्रियल फिब्रिलाइजेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत एट्रियल टैकीकार्डियाज को भी कंट्रोल करने में इसकी मदद मिलती है। आपने टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया आपने टर्म पढ़ी होगी। टैकीकार्डिया में हार्ट रेट ज़्यादा होता है, ब्रैडीकार्डिया में हार्ट रेट कम होता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है जो हमारा वेंट्रिकुलर एरिथमिया का मतलब है कि हमारी जो वेंट्रिकल्स हैं उसमें मतलब उसमें कोई जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमारे ये हार्ट के पार्ट्स होते हैं, एक वेंट्रिकुलर पार्ट होता है, एक एट्रियल पार्ट होता है। तो वेंट्रिकुलर जो पार्ट है उसकी जो मूवमेंट, उसकी जो आप कहने की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और रिलैक्सेशन हो रही है, उसमें इसका उसको कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत सी वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में इस्तेमाल होता है, स्पेशली इन द पेशेंट विद स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज, मतलब जिनमें हार्ट डिसीज नहीं होती लेकिन फिर भी उनको मतलब कि आप कहने की इंजाइनल पेन वगैरह होता रहता है, तो उसमें ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसकी कंट्रा इंडिकेशन है कि मतलब किन किन कंडीशन में ये दवाई नहीं दी जाती। तो इसमें अगर रिस्क हो कि बंदे को, जो हमारा पेशेंट है उसको प्रो अरिथमिया हो सकता है, तो उस वक्त ये ड्रग नहीं दी जाती। मतलब कि जब ये ड्रग दी जाए तो उसकी वजह से कोई और नया अरिथमिया, कोई मतलब क्या पहले एट्रियल अरिथमिया हो रहा है तो फिर वेंट्रिकुलर होने लग जाए या कोई और कार्डियक अरिथमिया हो जाए, तो अगर ये रिस्क हो तो फिर नहीं दी जाती। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं जी जो ये मिस्थेनिया ग्रेव्स को कंट्रोल करने में मदद मिलता है। मतलब ये हमारे मिस्थेनिया ग्रेव्स होता क्या है कि ये हमारे मसल की वीकनेस हो जाती है पेशेंट के, तो इसको कहते हैं मिस्थेनिया ग्रेव्स। तो इस मसल वीकनेस को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बड़ा इसका रोल होता है। आप कह लें तो क्विनिन का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बड़ा रोल होता है, तो ये मसल वीकनेस को ठीक करते हैं पेशेंट्स में। तो इसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स हैं कि इसकी वजह से कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले हम देखें तो एंटी मस्कुलिन इफेक्ट्स आते हैं कि एंटी मस्कुलिन इफेक्ट्स में ये है, एंटी मस्कुलिन इफेक्ट्स में ये है कि इसकी वजह से ड्राई माउथ हो जाता है, मतलब हमारा मुंह सूखा रहता है। उसके बाद ब्लड विजन में देखने में आप कह लें कि धुंधला नजर आता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह हो जाती है।
और इसकी वजह से सिंक्रोनिज्म हो जाता है, मतलब कि टिनिटस एक बीमारी है वो हो जाती है, हेडेक हमें हेडेक रहता है। उसके बाद विजुअल डिस्टर्बेंसेस में कर मतलब विजुअल डिस्टर्बेंस से हमने पहले भी पढ़ा है कि हमें विजन में ब्लड विजन वगैरह आ जाता है और देखने में हमें दिक्कत होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक है जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। मतलब क्यूटी प्रोलॉन्गेशन क्या है जी? क्यूटी प्रोलॉन्गेशन में इसका काम होता है। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन एक टाइम है, क्यूटी इंटरवल, मतलब कि ये वो टाइम है जिसके दौरान हमारा हार्ट के जो मसल्स हैं वो डीपोलराइज और से रिपोलराइज और फिर रिपोलराइज से डीपोलराइज होने में जो वक्त लगते हैं उसको कहते हैं क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। ठीक है, तो ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन ये एक सेगमेंट भी है हमारी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है, हमारी ECG की जाती है, उसका एक सेगमेंट है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन क्या कहते हैं कि हमारे हार्ट के मसल्स को डीपोलराइज होकर फिर पोलराइज होने में और डीपोलराइज होकर फिर रिपोलराइज होने में जो वक्त लगता है उसको कहते हैं क्यूटी इंटरवल। तो इसके बाद इसमें कुछ कंसंट्रेशन है कि मतलब कि अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले मॉनिटरिंग करनी चाहिए, मतलब कि उसका हमें जो हमारा पेशेंट है उसकी हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मॉनिटरिंग रेगुलरली तौर पे होती रहनी चाहिए। उसके अलावा इंसेशन और मतलब डोज एडजस्टमेंट, मतलब कि कितनी डोज देनी है इसका हमें पता होना चाहिए और पेशेंट को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो ज़्यादा या कम ना ले ले। इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है, हेडेक वगैरह ज़्यादा हो सकता है या कोई और लीवर की डिसीज़ हो सकती है। तो उसके अलावा बात आती है ड्रग इंटरेक्शन, मतलब कि किसी और ड्रग के साथ इसको मिला कर अगर देना है तो कैसे देना है, मतलब कि और इसकी वजह से कोई रिएक्शन बनाओ। ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं कि दो ड्रग्स के दरमियान होने वाले रिएक्शन को, मतलब अगर दो दवाइयाँ इकट्ठी दी गई हैं तो उसकी वजह से उन दोनों दवाइयों में आपस का रिएक्शन होने लगता है तो उसको कहते हैं ड्रग इंटरेक्शन। अब ये मतलब कि बहुत से मेडिकेशंस के साथ इसका एक्शन हो सकता है जिसकी वजह से हमें एहतियात ज़रूरी होती है इसके करने, ये इसका वरना ये साइड इफेक्ट्स शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है जी लिडोकेन। तो लिडोकेन का सबसे पहले हम देखेंगे दी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब तो लिडोकेन का मैकेनिज्म एक्शन देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि सोडियम चैनल ब्लॉकेज होती है, सोडियम चैनल ब्लॉकेज होती है। लिडोकेन के जो क्लास 1 भी एंटी एरिथमिक ड्रग हैं तो ये कार्डियक सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती है। बाइनेप्टिन सोडियम इन्फ्लैक्स नहीं हो जाते, सोडियम को इंटर नहीं होने देते सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती तो इसकी वजह से हमारा हार्ट रेट भी कंट्रोल होता है, फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इसका मतलब ये इसका जो ड्यूरेशन एक्शन है या इसका अमल या इसका जो काम है वो थोड़ी देर के लिए ही रहता है। तब हम देखते हैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स किसको कहते हैं, मतलब ये किस तरह एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद इसकी ये हमारी बॉडी में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके बाद ये एलिमिनेट कैसे होता है, मतलब हमारी बॉडी से खाली कैसे होते हैं। तो लिडोकेन इसको मोस्टली तौर पर इंटरवेनियसली दिया जाता है, मतलब हमारे वेन्स के जरिए बॉडी में इंसर्ट किया जाता है और इसकी वजह से इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ये एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा टाइम ले सकती है। इसकी वजह से इसको ओरली नहीं लिया जा सकता, मतलब कि इसकी लीवर में मेटाबॉलिज्म होती है तो अगर इसको दिया जाएगा ओरली एडमिनिस्टर किया जाएगा तो इसके स्टमच के अंदर मेटाबॉलिज्म हो जाएगी तो जिसकी वजह से इसका इफेक्ट नहीं होगा। इसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन ये है कि रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्दी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब जिससे इसका इफेक्ट सही वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच जाती है। उसके बाद इसका शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, थोड़ी मतलब इसका हाफ लाइफ बहुत थोड़ी होती है, इसकी वजह से ये जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जल्दी इसकी एलिमिनेशन भी हो जाती है और ये मेटाबोलाइज होता है हमारे लीवर में के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। उसके बाद इसके फार्माकोडायनेमिक्स आती है, तो फार्माकोडायनेमिक्स में आप देखते हैं कि लिडोकेन जो है ये हमारे इस्केमिक टिश्यूज़ पर अपना असर दिखाते हैं, ठीक है, और इसी वजह से ये बहुत यूज़फुल होते हैं इस्केमिक टिश्यूज़ और हमारे वेंट्रिकुलर एरिथमियाज को और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ठीक करने में इसका काम होता है। क्या होता है कि ये ज़्यादातर अपना असर जो है वो इस्केमिक टिश्यूज़ पर दिखाते हैं और इसी वजह से इस्केमिक टिश्यूज़ के असर की वजह से ये हमारे वेंट्रिकुलर एरिथमियाज और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में अपना असर दिखाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिकेशन इसकी क्या है, मतलब इसको किस तरह दिया जाता है, कौन कौन से तरीकों से इसको बॉडी में कौन सी मतलब कि कौन सी आप कह रहे हैं कि बीमारी में इसको दिए जाते हैं, इसको कहते हैं इंडिकेशन। तो वेंट्रिकुलर एरिथमिया में इसको दिया जाता है, ठीक है, और वेंट्रिकुलर एरिथमिया में इसको दिया जाता है। इसकी यही है कि लिडोकेन इज मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमिया स्पेशली इन द एक्यूट सेटिंग, मतलब कि अगर आपको एकदम से दर्द होने लग गया और बहुत ज़्यादा होने लग गया तो उसको कहते हैं एक्यूट सेटिंग, तो उस वक्त इसको दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब कौन सी किस वक्त इसको नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसमें आता है जब ब्रेडिकार्डिया, मतलब ब्रेडिकार्डिया, जैसे आपको ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, उस वक्त आपको हार्ट रेट आप कह लें कि हार्ट रेट आपका कम हो रहा है और उसकी वजह से आपको जो है अरिथमिया, इसको कहते हैं अरिथमिया, मतलब हार्ट रेट आपका कम हो रहा है और फिर ज़्यादा हो जाता है, फिर नॉर्मल पे आ जाए, फिर कम होता है लेकिन आपको बढ़ नहीं रहा तो इसको कहते हैं ब्रेडी अरिथमिया। तो इस मतलब कि इसको ब्रेडी अरिथमिया में नहीं इस्तेमाल किया जाता, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को मज़ीद लो कर देता है, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है, मतलब कोई और बीमारी भी जन्म ले सकती है, जैसे कोई और प्रो अरिथमिया भी हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं,
कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अपना इफेक्ट दिखाता है, मतलब डिजीनेस इसकी वजह से हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, सीजर्स मतलब कि सीजर्स आप कहने के हमें झटके आने लग सकते हैं, सीजर कहते हैं बेसिकली तौर पर झटके को, या आप कहने के जिसको कहते हैं दौरे पड़ने लग सकते हैं किस तरह के। और स्पेशली इन हायर डोज, मतलब अगर इसकी हायर डोज में इस्तेमाल किया जाए, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये हो सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स भी होते हैं कि ये हाइपोटेंशन कर सकती है और इसकी वजह से ब्रेडिकार्डी भी हो सकती है। हाइपोटेंशन, अब एक हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और हाइपोटेंशन हो तो उसमें हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और इसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया भी इसको कहते हैं। तो इसमें कंसंट्रेशन है, मतलब अगर ये दवाई दी जा रही है तो उस वक्त क्या करना चाहिए, इसकी पेशेंट की एकदम मॉनिटरिंग करनी चाहिए, मतलब कि जब उसको लिडोकेन दी जाए तो उसकी वजह से पेशेंट की बार बार मॉनिटरिंग करनी चाहिए, मतलब उसको कोई और साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो, उसको शो हो रहे हो। उसके बाद लिमिटेड ओरल वेबिलिटी, मतलब कि इसकी वजह से मतलब कि क्योंकि ये अगर इसको ओरली लिया जाए तो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो उसकी वजह से इसको इंटरवेनियसली दिया जाता है। यही है इसकी, मतलब कि इसका ख्याल रखना चाहिए कि उसको ओरली तौर पर ना दिया जाए पेशेंट को, बल्कि उसको इंटरवेनियसली दिया जाए। तो इसके बाद आते हैं जी मायोड्रोन। इसका मैकेनिज्म एक्शन है जी कि इसका मैकेनिज्म है मल्टी चैनल ब्लॉकेज। जब इसमें आ जाती है, मतलब कि ये एक चैनल को ब्लॉक नहीं करता, मतलब कि ये सिर्फ बीटा ब्लॉकर, बीटा चैनल, मतलब ये सिर्फ सोडियम चैनल को ब्लॉक नहीं करता, ये साथ में कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर सकते हैं, इसको कहते हैं मल्टी चैनल ब्लॉकेज। तो इमेरोडॉन इसकी जो बड़ा कम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है कि ये मल्टीपल आयन चैनल पर अपना असर दिखा सकता है, और सोडियम चैनल पर असर दिखाता है, पोटेशियम चैनल पर भी अपना असर दिखा सकता है, और कैल्शियम चैनल पर भी। तो ये हमारे जो एक्शन पोटेंशियल है उसके ड्यूरेशन को लॉन्ग कर देते हैं, और इसकी वजह से रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज हो जाता है। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड किसको कहते हैं? सो इट प्रोलॉन्ग्स द एक्शन पोटेंशियल, इट प्रोलॉन्ग द एक्शन पोटेंशियल, मतलब ये एक्शन पोटेंशियल को ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ जाता है। रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड वो पीरियड होता है, मतलब जब हमारे हार्ट की एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुई और फिर रिलैक्सेशन हो रही है, तो उसके दौरान जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुई तो थोड़ी देर के लिए हमारा जो हार्ट है वो एक इररिस्पॉन्सिव, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करता, एकदम रुक जाता है, साकिन हो जाता है, जैसे कि वॉल ऊपर फेंको तो 1 मिनट के लिए, या बहुत 0.00 सेकंड के लिए वो रुक जाती है, उसके बाद नीचे आती है, तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव पीरियड या रिफ्रैक्टिव पीरियड। हमारा हार्ट के इस तरह एक बार उसकी कॉन्ट्रैक्शन हुई तो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। उसके बाद इसकी आती है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी हाफ लाइफ बड़ी लॉन्ग है, मतलब ज़्यादा देर के लिए बॉडी में रहता है और अपना असर ज़्यादा देर के लिए दिखाता है, तो जिसकी वजह से डिलेड ऑनसेट एक्शन, मतलब रिएक्शन इसका ऑनसेट एक्शन, मतलब एक्शन इसका ज़्यादा देर के लिए रहता है। इसकी वजह से अब वो ड्रग्स जिनका एक्शन मतलब ज़्यादा देर के बाद शो होता है, या आहिस्ता आहिस्ता स्लो एक्शन ऑनसेट एक्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। अब इसके टिश्यू अकोमोडेशन है जी, उनके टिश्यू अकोमोडेशन क्या होता है कि तो टिश्यू अकोमोडेशन में क्या होता है कि इसका जो टिश्यू अकोमोडेशन का पीरियड है वो ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा देर के लिए हमारे टिश्यूज़ को अकोमोडेट करती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि सस्टेन्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, उसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स वो बड़े सस्टेन्ड होते हैं, बड़े मतलब कि एक समूह तरीके से इफेक्ट्स शो होते हैं उसको। इसके बाद इसकी आती है जो फार्माकोडायनेमिक्स देखेंगे, इसकी जो एफिकेसी है ये बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एफिकेसी इसकी होती है वो किस तरह होती है कि निमेटोडोन एग्जिबिट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एफिकेसी। अब हमारी जो एक होता है इनहिबिट और एक होता है एग्जिबिट। एग्जिबिट कहते हैं किस चीज़ का आप कह लें कि किस चीज़ को बढ़ाना, और इनहिबिट हो गया किस चीज़ को रोकना, इसको कहते हैं कि निमेटोडोन एग्जिबिट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एफिकेसी, मतलब कि इसकी एफिकेसी बड़ी ये एफिकेसी किसी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एफिकेसी होती है इसकी अगेंस्ट वेरियस अरिथमिया, मतलब बहुत से अरिथमिया के खिलाफ इसकी जो एफिकेसी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वर्सटाइल अरिथमिक जिसकी वजह से इसको ये एक वर्सटाइल रिदमिक ड्रग है, मतलब कि बहुत से अरिथमियाज को ये एक ड्रग बहुत से अरिथमियाज को स्मूथली तरीके से ठीक कर सकती है। उसके बाद इसकी कुछ इंडिकेशन हैं कि किस मतलब कि किस कंडीशन में इसको लिया जाता है। तो एट्रियल और वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मतलब अगर टैकीकार्डिया कहते हैं कि हमारी जो वेंट्रिकल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो उसको कहते हैं टैकीकार्डिया, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ये तो हम ऊपर भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब किस कंडीशन में इसको नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बाद इसको दी थायराइड डिसफंक्शन, मतलब जिस वक्त हमारा थायराइड काम नहीं कर रहा तो उस वक्त नहीं देनी चाहिए। इमेडोड्रोन की वजह से थायराइड डिसफंक्शन हो सकती है, और इसकी वजह से रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। जब किसी भी पेशेंट को ये दी जाए तो उस वक्त उस पेशेंट की फिर रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो पल्मोनरी टॉक्सिसिटी हो सकती है इसकी वजह से। लॉन्ग टर्म यूज़ अगर मतलब बहुत देर के लिए इसको यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से जब पल्मोनरी हमारी जो कहने के पल्मोनरी सिस्टम है हमारी बॉडी का उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स आर रिकमेंडेड। और मतलब जब अगर किसी बंदे को पल्मोनरी टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर उस बंदे को ये बात रिकमेंड की जाती है कि वो अपने पल्मोनरी टेस्ट्स करवाए,
ठीक है। उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी वजह से क्या क्या हमारे बॉडी को नुकसान वगैरह हो सकते हैं। तो ऑर्गन टॉक्सिसिटी की हमारी बॉडी ऑर्गन्स की टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, मतलब कि हिपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है इसकी वजह से, और पल्मोनरी टॉक्सिसिटी हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी इसकी वजह से होती है। उसके बाद है जी क्विटी प्रोलॉन्गेशन। अब ये टर्म हम पहले ऊपर इस्तेमाल पहले हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसकी वजह से हम इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेमेटोड्रोन कैन प्रोलॉन्ग द क्विटी इंटरवल, ये हमारे मतलब कि क्विटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से ACG मॉनिटरिंग भी ज़रूरी होती है। तो इसकी अब कंसिडरेशन है, मतलब कि जिसमें एक रेगुलर मॉनिटरिंग, मतलब कि जो पेशेंट ये दवाई ले रहा है उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। किस तरह ज़रूरी होती है कि आर्गन टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसकी वजह से लीवर का फंक्शन को इफेक्ट हो सकता है, उसके पल्मोनरी फंक्शन को इफेक्ट हो सकता है, और थायराइड हार्मोन्स पर इसका बहुत असर होता है। तो स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका स्लो ऑनसेट एक्शन होता है, तो उसकी वजह से जो ड्रग है ये अपनी ऑनसेट एक्शन में अपना अमल पूरा करने में बहुत कुछ हफ्ते भी ले सकती है। तो इसकी वजह से थेरेप्यूटिक लेवल्स क्विकली तो नहीं अचीव होते, लेकिन ये जो जब अचीव हो जाती हैं तो ये फिर बहुत मतलब कि आप कह रहे हैं कि मजबूत तरीके से काम करती है। इसके बाद वेपामोल ड्रग आती है जो हमारी इसके बाद एंटी एरिथमिक ड्रग है, वो है जी हमारी वेपामिल का इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखते हैं। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, तो मैकेनिज्म एक्शन में ये भी कैल्शियम चैनल की ब्लॉकेज करते हैं। यहाँ पर देखा है कि हमने जो तीनों ड्रग्स पढ़ी हैं, क्विनीन हो गया, लिडोकेन हो गया या ये वेपामिल हो गया, ये तीनों कैल्शियम चैनल की ब्लॉकेज करते हैं। अब ये क्लास 4 की ड्रग है, ठीक है। एक हमारी हमने क्लासेस पढ़ी थी एंटी एरिथमिक ड्रग्स में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरह। अब ये क्लास 4 की ड्रग है, तो ये क्या करती है कि ये कैल्शियम इन्फ्लक्स को इनहिबिट करती है। मतलब जब एक्शन पोटेंशियल हो रहा होता है हमारी बॉडी को, तो उसमें जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होने लगता है तो ये उसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट रेट है उसकी कम होती है, मतलब हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये कम करती हैं। मतलब जब कैल्शियम इन्फ्लक्स को रोकती हैं तो उसकी वजह से हमारा हार्ट जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन कम होती है। मतलब हमारा हार्ट, अब कैल्शियम इन्फ्लक्स क्या होता है कि हमारे कैल्शियम इन्फ्लक्स में हमारे टिश्यूज़ के दरमियान एक आप कह लें कि कैल्शियम और सोडियम आइंस का कैल्शियम और पोटेशियम आइंस का एक एक्सचेंज होता है। जब मतलब कि हमारा कैल्शियम आयन अंदर इंसर्ट होता है हमारे टिश्यू के उस चैनल में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यकदम से हमारा टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं जी, तो इस वजह उसको कहते हैं कैल्शियम इन्फ्लक्स। इसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स आ जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है कि इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी इसकी देखेंगे हम। तो आगे हम पढ़े थे जो ओरल बायोअवेलेबिलिटी इसकी किस तरह होती है। मतलब जब ओरली लिया जाता है तो ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। और इसके अलावा क्या होता है वेरिएबल बायोअवेलेबिलिटी, मतलब इसके विद वेरिएबल बायोअवेलेबिलिटी इसका मतलब ये है कि मतलब जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो किसी वक्त इसकी बायोअवेलेबिलिटी किसी बॉडी पार्ट पर ज़्यादा हो जाती है, किसी वक्त कम हो जाती है। या इसका ये भी मतलब हो सकता है वेरिएबल बायोअवेलेबिलिटी का मतलब किसी वक्त ये ड्रग दी जाए तो इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है या इसका जो इस्तेमाल है वो किसी जगह पर ज़्यादा हो जाता है, किसी जगह पर कम होता है। और उसके बाद इसकी मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन आता है। सो मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन में क्या होता है कि इसकी वजह से एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है। और इसके अलावा ये मतलब जब इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो ये यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाती है। तो इसके बाद इसको फार्माकोडायनेमिक्स इसकी देखते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है कि ये एट्रिया पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एट्रिया पर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वेपामिल ग्रेटर इफेक्ट ऑन एट्रियल टिश्यूज, एट्रियल टिश्यूज होते हैं, एक वेंट्रिकुलर टिश्यूज होते हैं। अगर आपको हार्ट की डायग्राम दिखाई जाए तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक एट्रियल टिश्यूज होते हैं, एक वेंट्रिकुलर टिश्यूज होते हैं। एज कम्पेयर टू वेंट्रिकुलर टिश्यूज, मतलब वेंट्रिकुलर टिश्यूज के मुकाबले में इसका एट्रियल टिश्यूज पर ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसके बाद इसकी इंडिकेशन में क्या होता है कि एक होता है जी सुप्रावेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया ने इसको इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि और इसके अलावा ये एट्रियल फिब्रिलेशन में भी इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब सुप्रावेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया क्या होता है, हम पढ़े थे। सुप्रावेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया इसको कहते हैं ये हमारी ऊपर वाली हमारी जो हार्ट की ऊपर वाली वेंट्रिकल्स हैं उनमें होता है। ये क्या होता है कि हमारे जो आप कहने के एसवी नोड्स होते हैं उसमें ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और आप एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के में ये अराइज होता है। और इसको अब ये जो एसवी नोड होता है उसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड आप कह रहे हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है उसमें ये क्या करता है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हमारी एट्रियो और वेंट्रिकल के दरमियान एक आप कहेंगे एक नर्व ट्रांसमीटर के तौर पर काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया में अक्सर हमारी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम हमारा जो हार्ट बीट है वो 100 से तो अबव ही रहती है। उसके बाद इसको इंडिकेशन है कि मतलब इसको किस
किस किस कंडीशन में इस्तेमाल नहीं किया जाता। एक है जी लेफ्ट वेंट्रिकुलर इम्पेयरमेंट। अब उस वक्त इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता जिसमें हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल्स की जो है वो इम्पेयरमेंट हो रही हो, मतलब कि जिसकी, या आप कह लें कि हमारी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो काम नहीं कर रही होती, मतलब कि किसी को हार्ट अटैक वगैरह की कंडीशन हुई है तो उसकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो काम नहीं कर रही तो उस वक्त उस पेशेंट को ये ड्रग नहीं दी जाती। इसके बाद इसके कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं। साइड इफेक्ट्स में एक होता है जी नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट्स, और एक होता है ब्रैडीकार्डिया। ये इसकी है जी नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट्स में क्या होता है कि हमारी जो वेरापामिल है ये नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट्स जो करती है बाई पर्सन हार्ट फेलियर, और में मतलब इसकी वजह से बहुत पूरा हार्ट फेलियर भी हो सकता है। और इसके अलावा ब्रैडीकार्डिया में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मतलब इसकी वजह से ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, मतलब हार्ट एक तो इसके साइड इफेक्ट्स ये है कि इसकी वजह से नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट हो सकता है और इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। उसके बाद ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, इसकी वजह से मतलब हमारा जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा लो हो सकता है, स्पेशली इन द पेशेंट विद प्री एग्जिस्टेंट कंडीशन एबनॉर्मलिटीज। मतलब किसी पेशेंट को अगर पहले से ही ब्रैडीकार्डिया की इलामात शो हो रही हैं तो उसको अगर प्रेपेबल दी जाए तो उसकी कंडीशन पहले से वर्स्ट हो जाएगी। तो अब इसको किन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसका ख्याल रखना चाहिए जब इसको दिया जाता है। तो कम्बिनेशन बीटा ब्लॉकर्स, मतलब अगर बीटा ब्लॉकर्स के साथ कम्बिनेशन भी दिया जाए तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर इसको बीटा ब्लॉकर्स के साथ देना है तो अगर मतलब कि आपको एक्सेस नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट से अवॉइड करना है तो उसकी वजह से इसको बीटा ब्लॉकर ड्रग्स के साथ देना चाहिए। और बड़ी ये पोजिशनली तो आप इस्तेमाल किया, मतलब कि बड़े क्योर के साथ, बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाए। इस पर जो पेशेंट है उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि उसके हार्ट रेट का, उसका ब्लड प्रेशर का पता रहे। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है वो है दी प्रोप्रेनोलोल। अब प्रोप्रेनोलोल का इसका मैकेनिज्म एक्शन हम देखते हैं कि प्रोप्रेनोलोल का मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि प्रोप्रेनोलोल का मैकेनिज्म एक्शन में